हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो पहली दूसरी तीसरी क्लास 3 क्लास में डाल चुका हूँ। तीनों क्लास हमारी वचन के ऊपर थी, वो आप लोगों ने देख ली होगी। चलिए, आज हम बात करते हैं हमारी फोर्थ क्लास के लिए। फोर्थ क्लास हमारी जो है आज वो बेसिकली डिसऑर्डर्स के लिए। डिसऑर्डर्स में भी आज हम एक ऐसा डिसऑर्डर पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक साइकोसिस से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर एक डिसऑर्डर आता है आपका, दैट इज योर डेलीरियम। आज हम बात करेंगे डेलीरियम के ऊपर। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले वही लाइक, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी आपके डाउट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, उनका रिप्लाई आपको भी जरूर मिलेगा अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, आज की अगर मैं बात करूं तो आज हमारा टॉपिक है डेलीरियम। डेलीरियम हमने जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो डेलीरियम के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी। डेलीरियम किस चीज का डिसऑर्डर है? डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। डेलीरियम किस चीज का डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। क्लियर? कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें डेलीरियम को और क्या क्या नामों से जाना जाता है, मतलब डेलीरियम को और हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो डेलीरियम को हम बेसिकली टॉक्सिक साइकोसिस, और एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, और एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, इन नामों से भी डेलीरियम को जाना जाता है। डेलीरियम को और हम क्या क्या बोलते हैं? डेलीरियम को हम टॉक्सिक साइकोसिस भी बोल सकते हैं, डेलीरियम को हम एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, डेलीरियम को हम एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट भी बोल सकते हैं। तो डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। और हमने क्या पढ़ा कि डेलीरियम को और क्या क्या बोला जा सकता है? डेलीरियम को हम टॉक्सिक साइकोसिस, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम और एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं डेलीरियम के अंदर बात करूँ तो डेलीरियम में बेसिकली जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी स्टेज क्या होगी, किस स्टेट के अंदर जो पर्सन होगा वो होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टेट की, अगर मैं डेलीरियम की स्टेट की बात करूं तो इसमें कुछ पॉइंट निकल गया। सबसे पहले जो डेलीरियम की जो स्टेट होगी, अगर पर्सन डेलीरियम में है या डेलीरियम से अफेक्ट हुआ है तो उसकी एक स्टेट होगी, दैट इज योर कंफ्यूजन। पेशेंट हमेशा आपको कंफ्यूजन के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरी बात है इसकी डिसोरिएंटेशन, कि चांसेस है पेशेंट डिसोरिएंटेड दिखे आपको। ठीक है, पहली चीज क्या मिलेगी आपको? पेशेंट जो होगा वो कैसे मिलेगा आपको? कंफ्यूजन दिखाई देगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा उसके माइंड में, वो चीजों को लेके क्लियर नहीं होगा। सेकंड चीज डिसोरिएंटेड होगा। आपको ज्यादातर पेशेंट डेलीरियम के देखेंगे वो थोड़े टाइम के लिए रहे पर वो डिसोरिएंटेड दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इसको हम एक और बोल सकते हैं कि एक स्टेट होती है, दैट इज द ब्रेन फॉग। बोलते हैं ना कि दिमाग के आगे कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है, एकदम बादल बादल से छा गए, ब्रेन फॉग या फिर मेंटल फॉग। तो ये सब क्या है? ये सब सारी की सारी डेलीरियम की स्टेट। ठीक है, कि डेलीरियम में अगर पेशेंट आपको मिल रहा है तो किस स्टेट के अंदर मिलेगा? मे बी डेलीरियम के अंदर जो पेशेंट होगा वो आपको कंफ्यूजन स्टेट में मिल सकता है। मे बी चांसेस है कि उस पेशेंट को डिसोरिएंटेड हो, जो जो पेशेंट है वो आपका डिसोरिएंटेड हो, और मे बी चांसेस है उसको मेंटल फॉग या ब्रेन फॉग दिखाई दे रहा हो, मतलब उसके दिमाग में ऐसे बादल बादल से छाए हुए हो, वो आपसे बोल भी सकता है कि मेरे को तो बादल बादल दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी क्या है आपकी डेलीरियम की स्टेट है। आप हमने 3 चीज पढ़ ली। डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको और क्या क्या बोल सकते हैं, और तीसरी चीज आ गई हमारी इसके अंदर कि स्टेट क्या होंगी डेलीरियम की। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कॉमन फैक्ट को लेके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन फैक्ट। कुछ कॉमन फैक्ट को लेके बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन फैक्ट निकल के आता है डेलीरियम का, तो डेलीरियम क्या है? डेलीरियम अगर किसी पेशेंट को हुआ तो क्या वो ठीक हो सकता है? जी हाँ, जरूर। इट इज द रिवर्सिबल डिसऑर्डर। कि डेलीरियम किस तरीके का डिसऑर्डर है? डेलीरियम एक रिवर्सिबल डिसऑर्डर है, और ये एक्यूट डिसऑर्डर है, मतलब कि कोई लंबे टाइम की जरूरत नहीं होती, लेस देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ। ये 3 चीजें निकल के आती है। अगर हम इसके कॉमन फैक्ट की अगर बात करें तो डेलीरियम क्या है? डेलीरियम बेसिकली आपका एक
रिवर्सिबल डिसऑर्डर है, मतलब अगर डेलीरियम किसी को हुआ है तो वो क्या होगा, इजीली रिवर्स भी हो जाएगा, उसको आप ठीक कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है कि डेलीरियम क्या है, डेलीरियम इज द एक्यूट डिसऑर्डर। ये कोई क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी को कुछ हो रहा है तो वो जाके डेलीरियम से अफेक्ट हो जाएगा, नहीं। डेलीरियम क्या है, डेलीरियम आपका एक एक्यूट डिसऑर्डर है। क्लियर। नेक्स्ट उसके अगर मैं बात करूं तो डेलीरियम जो है वो लेस देन 6 मंथ के अंदर इजीली ट्रीटेबल है और इजीली ठीक भी हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या है आपके सारे कॉमन फैक्ट है। कॉमन फैक्ट अगर मैं एक बार मैं और बात करूं कि आज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डेलीरियम, डेलीरियम के बारे में, डेलीरियम को किस किस नाम से जानते हैं। डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेट क्या क्या होंगी और कॉमन फैक्ट क्या क्या होंगे। चलिए, ये सारी चीजें निकल के आने के बाद अब हम बात करते हैं कि डेलीरियम की कॉजेज क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पे कॉजेज लिखूं, कॉजेज की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डेलीरियम के, सबसे पहले जो कॉज निकल के आता है कि डेलीरियम, हम पता है कि डेलीरियम किससे रिलेटेड है, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। ठीक है। तो ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो जाए या फिर ब्रेन के अंदर कोई अफेक्ट हो जाए, मतलब या तो कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, ब्रेन इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, या फिर कोई आरटीए का कंडीशन है ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। इसकी कॉजेज की वजह से क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पेशेंट को डेलीरियम होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सब सारी चीज क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है। अगर ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा है, या फिर आरटीए में कोई कोई ब्रेन की में कोई डैमेज हो गया, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को डेलीरियम हो सकता है। ठीक है। एक नेक्स्ट एक और चीज आती है, दैट इज द सेरिब्रल इनसफिशिएंसी, सेरिब्रल इनसफिशिएंसी। सेरिब्रल इनसफिशिएंसी की मैं बात करूं तो सेरिब्रल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें, मान लो एक जो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज है, मे बी एक या दो आर्टरी के अंदर क्या हो गया, एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। वो क्या करते हैं, आर्टरीज क्या करते हैं, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, एकदम से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से ब्रेन को क्या क्या हो रहा है, ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पा रहा, और ब्लड नहीं मिल पा रहा तो ब्लड क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके जाते हैं। तो ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, किस वजह से, आर्टरीज के ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से। एक या एक से ज्यादा आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर। एक या एक से ज्यादा आर्टरी जो ब्रेन को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। अब उसमें क्या हुआ, सडनली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया। उस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से ब्लड नहीं जा पा रहा ब्रेन को, और ब्रेन को ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, दैट कंडीशन डेवलप द ब्रेन इनसफिशिएंसी। क्लियर। तो वहां पे पेशेंट को क्या चांस है, पेशेंट का ब्रेन काम नहीं करेगा, कॉन्शियसनेस अफेक्ट होने लगेगी, और कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगी तो पेशेंट को क्या होने लगेगा, डेलीरियम होने लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके हम बात करते हैं एंडोक्राइनल कॉजेज। एंडोक्राइनल कॉजेज, एंडोक्राइनल कॉजेज के अंदर बेसिकली आपका क्या क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। इन सारी कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को डेलीरियम होने के चांसेस है। फिर उसके बाद करते हैं हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स या फिर हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को डेलीरियम हो सकता है। क्लियर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग टॉक्सिकेशन, ड्रग टॉक्सिकेशन, ड्रग टॉक्सिकेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को डेलीरियम होने के चांसेस हैं। ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर भी ऐसा देखा गया है, अल्कोहल विड्रॉल में, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर भी आपको पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, डेलीरियम देखने को। तो ये सारी कुछ ऐसी कॉजेज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को डेलीरियम होने के चांसेस जो है, मतलब इन कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को डेलीरियम डेवलप हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज की, मेटाबॉलिक कॉजेज यानी कि आपके क्या क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया,
इन कंडीशन में भी पेशेंट को क्या है, डेलिरियम डेवलप होने के चांसेस है। तो ये सारे क्या है आपके कॉजेस फैक्टर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सारे अपने कॉजेस पढ़ लिए, कॉजेस के बाद हम बात करते हैं इसके कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स की सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा पेशेंट को, कि पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। कि इसकी यहाँ पे जो पेशेंट की कॉन्शियसनेस होगी वो कैसी होगी, पेशेंट की कॉन्शियसनेस क्लाउडेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट जो है वो आपको डिसोरिएंटेड देखने को मिलेगा, डिसोरिएंटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और क्या क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट को बताइए, स्लीप वॉक साइकिल जो होगी इसकी डिस्टर्ब देखने को मिलेगी, स्लीप वॉक साइकिल जो होगी वो डिस्टर्ब देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और क्या मिल सकता है, सोचो कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो रही है, ये मतलब क्लाउडेड कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट उसको पेशेंट आपको किस तरीके का डिसीजन देखने को मिलेगा, डिसोरिएंटेड देखने को मिलेगा। किस तरीके का मिलेगा, डिसोरिएंटेड, कि पेशेंट को अपने बारे में कभी कभी ऐसा होगा उससे कुछ पूछोगे तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा कहाँ पे है वो अभी, या फिर कौन है उसके सामने, या फिर वो खुद के बारे में, तो वहाँ पे पेशेंट आपको डिसोरिएंटेड देखने को मिलेगा। तीसरा स्लीप वॉक साइकिल जो होगी वो आपको डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। चौथा एक चीज और चीज है, यहाँ पे आपको विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, विजुअल हेलुसिनेशन। क्लियर, तो यहाँ पे आपको एक कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, डेलिरियम वाले पेशेंट को बेसिकली कौन सा हेलुसिनेशन होता है, विजुअल हेलुसिनेशन होता है। क्लियर, कि पेशेंट आपको बोलेगा कि मैंने अब यहाँ पे किसी को देखा या फिर यहाँ पे कोई है, इस तरीके की चीज है, ये आपको विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा पेशेंट को। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज मिलती है, दैट इज योर लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन। पेशेंट बेसिकली पर पेशेंट जो है वो प्रॉपरली एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा, एक अटेंशन वहां पे मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो डेलिरियम का पेशेंट होगा। क्लियर, तो लैक ऑफ अटेंशन आपको डेलिरियम वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉमन सी चीज, एक मोस्ट कॉमन चीज है, दैट इज डाई यूरिनल वेरिएशन। डाई यूरिनल वेरिएशन मैंने इसको अलग मार्कर से इसलिए रखा है क्योंकि एक कॉमन चीज, एक डिफरेंट चीज देखने को मिली, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सनडाउनिंग। सनडाउनिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है, सनडाउनिंग का बेसिकली मीनिंग है कि ऐसे सिम्टम, ऐसी चीजें जो जैसे जैसे रात होती रहती है ना वैसे वैसे बढ़ते रहते हैं। मतलब डेलिरियम जो स्टेट है ना वो सनडाउनिंग होती है, जैसे मान लो पेशेंट को रात में दिखना शुरू नहीं, ऐसे बोलते हैं ना पेशेंट को रात में नहीं दिखता, तो ऐसी चीज है यहाँ पे जो पेशेंट के जो सिम्टम है वो रात में बढ़ जाएंगे, द सिम्टम्स इंक्रीज इन द इवनिंग। पेशेंट की जैसे जैसे इवनिंग होती रहेगी वैसे वैसे पेशेंट के सिम्टम क्या है, बढ़ते जाएंगे, दैट इज द डाययूरिनल वेरिएशन, द सिम्टम्स इंक्रीज इन द इवनिंग, सिम्टम्स इंक्रीजेस इन इवनिंग। जैसे जैसे पेशेंट सन डाउनिंग मतलब सन जैसे 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 डूबता जाएगा वैसे वैसे साइन एंड सिम्टम कैसे जाएंगे उसके, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आज हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, इनके ऊपर एक बार और मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, एक एक चीज समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने डेलिरियम पढ़ा, डेलिरियम क्या है, डेलिरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। डेलिरियम किस चीज का डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ी डेलिरियम को और हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो डेलिरियम इज आल्सो नोन एज टॉक्सिक साइकोसिस, डेलिरियम इज आल्सो नोन एज एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर, डेलिरियम इज आल्सो नोन एज एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। क्लियर, अब हम बात करते हैं ये अगर डेलिरियम में पेशेंट है तो उसकी स्टेट क्या क्या हो सकती है, किस स्टेट में पेशेंट हो सकता है। तो सबसे पहले जो पेशेंट होगा उसकी स्टेट होगी दैट इज योर कंफ्यूजनल स्टेट। तो पेशेंट है वो आपको कैसे दिखाई देगा, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला दिखाई देगा, उसके माइंड में कुछ भी चीज क्लियर नहीं होगी, आप उससे कुछ पूछोगे तो वो बेसिकली आपको क्लियरली बोल ही नहीं पाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे है, वो माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सेकेंड आपको जो पेशेंट दिखाई देगा दैट इज बेसिकली डिसओरिएंटेड, कि जो पेशेंट है उसको आप पूछोगे उसके ओरिएंटेशन के बारे में पूछोगे तो वहां पे आपको पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेड दिखाई देगा। क्लियर, ओरिएंटेशन हम कैसे पता करते हैं, पेशेंट का टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में पूछोगे तो वहां पे टाइम को बेसिकली जो पेशेंट है उसको टाइम नहीं पता होगा तो
या तो पेशेंट को सेल्फ के बारे में नहीं पता हो, या तो पेशेंट को प्लेस के बारे में नहीं पता हो। तो इन चीजों को पूछ के हम पेशेंट को पता लगा सकते हैं पेशेंट ओरिएंटेड है या डिसओरिएंटेड है। तो यहाँ पे आपको पेशेंट कैसे दिखाई देगा, डिसओरिएंटेड दिखाई देगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेन फॉग और मेंटल फॉग। ब्रेन फॉग और मेंटल फॉग बोलते हैं ना कि दिमाग में से बादल बादल आ गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो उस तरीके की स्टेट होती है डेलीरियम। क्लियर। नेक्स्ट चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड जो हमने पढ़ लिया। सबसे पहली चीज आती है क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। जो डेलीरियम का पेशेंट है आपको कैसे दिखाई देगा, उसको हमेशा क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, उसके माइंड में बेसिकली सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी कभी भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोरिएंटेशन। तो मैंने बता दिया स्टेज के अंदर कि पेशेंट क्या होगा, डिसोरिएंटेड दिखाई देगा। नेक्स्ट है उसके बाद बात करें स्लीप वॉक साइकिल डिस्टर्ब। ऐसे पेशेंट की जो डेलीरियम वाले जो पेशेंट होता है उनकी स्लीप वॉक साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, मतलब उनका कोई टाइम टेबल नहीं है सोने का उठने का, उनको कब पता नहीं लगता कि कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। अगर वो सोए हैं तो ये नहीं पता लगेगा कि उनको किस टाइम सोए थे और किस टाइम उठे हैं बेसिकली। ठीक है। अगर हम वो उठे हैं तो उनसे पूछेंगे टाइम कितना हो तो उनको नहीं पता होगा। तो दैट इज स्लीप वर्क साइकिल जो होगी इनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई देगी। आपको ये नहीं कि वो पर्टिकुलर टाइम से सो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे उठ रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है सोने का और उठने का। ठीक है। तो दैट इज स्लीप वर्क साइकिल इज डिस्टर्ब दिखाई देगी आपको पेशेंट को विजुअल हेलुसिनेशन दिखाई देगा, मतलब पेशेंट बोलेगा कि मैंने यहाँ पे अभी किसी को जाते हुए देखा, ऐसी कंडीशन कि मैंने यहाँ से अभी किसी को जाते हुए देखा, मैंने देखा कि वहां पे कोई है। तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट देख बोलेगा कि हाँ यहाँ पे कोई था, ये यहाँ पे कोई है, उसको मैंने अभी भी कहीं देखा है। तो इस तरीके से हेलुसिनेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है। नेक्स्ट लैक ऑफ अटेंशन। अगर आप पेशेंट को बोलोगे कोई कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करने के लिए या फिर उससे आप कुछ ऐसी चीज पूछोगे जिसमें उसको फोकस लगाना पड़े, उसको प्रॉपर अटेंशन देनी पड़े, तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा पेशेंट को लैक ऑफ अटेंशन दिखाई देगी। वो जल्दी किसी से किसी चीज के बारे में फोकस होके सुन नहीं पाएगा, किसी को प्रॉपरली ऐसे कोई काम नहीं कर पाएगा जिसपे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत हो। ठीक है। तो वहां पे लैक ऑफ अटेंशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद आपको पेशेंट को देखने को मिलेगा डायरेनल वेरिएशन। डायरेनल वेरिएशन का मतलब है बेसिकली सनडाउनिंग। डायरेनल वेरिएशन को हम और क्या बोल सकते हैं, सनडाउनिंग बोल सकते हैं। सनडाउनिंग का मतलब होता है बेसिकली जैसे जैसे रात हो रही है, जैसे जैसे दिन ढल रहा है, सनडाउन हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो गया पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो इंक्रीज होने लगेंगे, वो बढ़ने लगेंगे। मतलब अगर पेशेंट शाम के टाइम बिल्कुल डिसोरिएंटेड हो जाएगा, या तो पेशेंट की स्लीप वर्क साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, शाम के टाइम वो सो ही नहीं पाएगा, या फिर ऐसा सकता है जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, उसको विजुअल हेलुसिनेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स जो साइन सिम्टम जो है वो पेशेंट को बेसिकली जैसे जैसे रात उतरेगी वैसे वैसे सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। क्लियर। दैट इज योर डायरेनल वेरिएशन। नेक्स्ट इसके हम बात करते हैं पेशेंट के, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज की। कॉलेज के अंदर सबसे पहले हमने बताया कि कॉलेज क्या है, जैसे ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन ब्रेन इंजरी हो गई है, ट्रॉमा हो गया या फिर आरटीआई कोई केस हो गया, ब्रेन अफेक्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है पेशेंट को डेलीरियम होने की चांस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सेरिब्रल इनसफिशिएंसी। सेरिब्रल इनसफिशिएंसी का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक से ज्यादा आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है। ब्लॉक होने का मतलब जो है ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा। अगर ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं सप्लाई हो पाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट का जो माइंड है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा और डेलीरियम जैसी स्टेज डेवलप हो जाएगी। ठीक है। दैट इज अ ब्रेन इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट एंडोक्राइनल कॉजेज। एंडोक्राइनल कॉजेज के अंदर पेशेंट को कोई हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है पेशेंट को डेलीरियम क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, ड्रग टॉक्सिकेशन की हो सकता है, कोई ड्रग है वो ज्यादा इफेक्ट कर गई है तो भी पेशेंट को क्या हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है। नेक्स्ट विड्रॉल अल्कोहल। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर भी आप देखोगे कि पेशेंट को डेलीरियम होता है। जैसे जैसे अल्कोहल के सिम्टम या फिर मैक्सिमम अल्कोहलिज्म वाली कंडीशन भी पेशेंट को क्या होगा, डेलीरियम होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मेटाबॉलिक कॉजेज। मेटाबॉलिक कॉजेज या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ आपका। ठीक है। इस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, इन कंडीशन में क्या होता है पेशेंट को डेलीरियम होने के चांसेस डेवलप हो जाता है। क्लियर। तो आज की क्लास हमारे यहीं पे इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया डेलीरियम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और इसके मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके डायग्नोसिस कंडीशन के बारे में और कुछ इसकी इंसिडेंस और प्रिवलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो टेक केयर, गुड बाय।
और कीप लर्निंग विद द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। थैंक यू, टाटा।